नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व पर एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए हैं। किसान नेताओं पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए वे आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर मुद्दे का समाधान सिर्फ बातचीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से किसानों को जिस मकसद के लिए सड़कों पर बिठाया हुआ है, किसानों को पूछना चाहिए कि जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है। अगर इसका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इन्हें अपना नेतृत्व बदलने के बारे में और अपने वार्ताकार को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। प्रजातंत्र में सब मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और केंद्र सरकार उनको बार बार बातचीत के लिए निमंत्रण दे रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने भी कई बार कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, परंतु अज्ञान कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है और मैं तो किसानों को भी कहना चाहूंगा कि अपने नेतृत्व से ये पूछे तो कि 1 साल से तुमने हमें घरों से लाकर धरनों पर बिठा रखा है, प्रगति कितनी हुई है? जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है? वैसे तो ये इनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इनको अपना नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए, अपने वार्ताकार बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हल जो भी निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। वहीं चरखी दादरी पहुंचे राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि किसानों की दयनीय हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है। दीपेंद्र ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पहले ही सड़कों पर धरना दे रहे हैं, वहीं अब किसानों को खाद के लिए पुलिस थानों में भटकना पड़ रहा है। आज खाद थानों में बट रही है, रात रात को लाइनों में लग के खाद के लिए किसान को जूझना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हमने नहीं देखी। चौतरफा मार आज किसान पे पड़ी है। आपने अभी जल भराव की आपने देखी स्थिति, उससे भी किसान उभरा नहीं था। खरीद को लेके आपने स्थिति देखी। 3 कानूनों पे जो आंदोलन है वो चल रहा है। खाद की उसके ऊपर और एक जो है ये ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये बहुत दुखद है। ऐसा लगता है सरकार किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस अभियान पर अनिल विज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जन का विश्वास खो चुकी है। यह इस बात से साबित हो जाता है कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। तो वहीं प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। डेंगू से निपटने के लिए लगातार स्वास्थ्य महकमा की टीम फॉगिंग और सर्वे का काम कर रही है। विज ने कहा कि कोरोना को लेकर के अभी भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। 31 दिसंबर तक हर व्यक्ति को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
कोरोना के लिए भी हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से हमारे नए रोगियों की संख्या रोजाना जो आती है वो 20 से कम है। इसका मतलब काफ़ी कंट्रोल है। वैक्सीनेशन पर भी हमने पूरा जोर दिया हुआ। 82% लोगों की वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लग चुकी है। 47% दूसरी डोज लग चुकी है। हमने लक्ष्य तय किया है कि 31 दिसंबर तक हम हर एलिजिबल व्यक्ति को पहली डोज लगा देंगे और दूसरी डोज लगाने के लिए भी हमारा हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है। हम हर घर पर जा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य विभाग की 2025 टीमें हरियाणा में इस वक्त काम कर रही हैं। हम हर दरवाजे पे जाएंगे। अगर पहली डोज नहीं लगी है तो पहली लगाएंगे, अगर दूसरी डोज नहीं लगी है तो दूसरी लगाएंगे। रही बात डेंगू की, डेंगू का पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार किया जा रहा है। सारी दवाइयाँ हमने मुहैया करा रखी है और ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम अपने मरीजों को मुफ्त में दे रहे हैं। हम उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। सारे प्रदेश में फॉगिंग का भी अभियान चलाया। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अभय चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए नियमों को बदल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे एचपीएससी कॉलेज और अन्य बड़े अधिकारियों की भर्ती करता है उसी तरीके से प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे। उनकी पूरी योग्यता के हिसाब से सिलेक्शन हो, पारदर्शिता बरती जाए, निष्पक्षता लाई जाए। इसी को लेकर के एचपीएससी को प्रोफेसर की भर्ती के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्षता लाने के लिए इस तरह के नियम बना रही है। वर्तमान सरकार मेरिट को महत्व देती है, जबकि इससे पहले की सरकार में योग्यता को दरकिनार किया जाता था। देखिए, हमने उनकी जो प्रशासनिक मामले हैं हमने कहा था कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से योग्यता के आधार पर भर्तियां कर रहे हैं तो हमारा विचार ये है अभी सरकार का कि एचपीएससी जिस प्रकार से भर्तियां और कॉलेज की करती है, बड़े अधिकारियों की करती है, तो उसमें इसी प्रकार से जो प्रोफेसर की भर्ती है वो भी जो है एचपीएससी के थ्रू की जाए, ताकि योग्यता के जो मापदंड हैं वो पूरी तरीके से सब जगह ठीक तरीके से लागू हो। वैसे तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले लागू नहीं थे, पहले भी लागू थे, लेकिन अब वो सारे प्रदेश के लिए एक ही जैसे लागू हो, चाहे वो कोई भी है, यूनिवर्सिटी है, चाहे बाहर है, सब पे एक जैसे लागू हो। तो उसके लिए निर्णय लिया गया कि एचपीएससी के थ्रू सारी भर्तियाँ। सर वो कहते हैं यूजीसी है उसके अनुसार ऐसा नहीं कर सकते, उसके भी लगना होती है। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि भर्ती के मामले में सरकार के पास अधिकार है कि सरकार तो और निष्पक्षता लेके जिस प्रकार के आरोप लगाए उनकी बात में कोई सत्यता नहीं है और वो स्वयं इस प्रकार से करते थे जब उनका दौर था। और आपको पता ही है कि जिस प्रकार से जो अभी उनके खिलाफ कोर्ट ने जो फैसले दिए तो इसी करके दिए क्योंकि उन्होंने योग्यता को, मेरिट को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार तो मेरिट को ही महत्व देती है और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि ये भर्तियां एचपीएससी के थ्रू की जाए। वहीं हरियाणा में 1 दिसंबर से 1ली से 12वीं तक के स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि लोअर केजी, अपर केजी स्कूल खुलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। से खुलेंगी, पहली से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासें खोली जाएंगी और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोली जाएंगी, पूरे टाइम के लिए खोली जाएंगी। इस टाइम हरियाणा में कोई भी केस नहीं इस प्रकार का नहीं है, कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति इस प्रकार के केस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सब सावधानी है वो पूरी
तरीके से उसी प्रकार से बरती जाएंगी जैसे पहले बरती जाएगी। इसमें सर जो लोअर केजी अपर केजी वो भी खोलेंगे सर? नहीं, अभी लोअर केजी अपर केजी के मैंने कोई फैसला लिया, जल्दी हम उसका फैसला लेंगे। उधर बवानीखेड़ा नगरपालिका की चेयरपर्सन कांता किरण की कुर्सी चली गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर नगरपालिका की चेयरपर्सन कांता किरण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 पार्षदों ने और 10 पार्षदों ने वोटिंग की है। 15 में से 10 ने वोटिंग की, जबकि नगरपालिका की चेयरपर्सन कांता किरण को सिर्फ 5 पार्षदों का ही साथ मिल पाया। अतिरिक्त उपायुक्त के सामने 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना बहुमत सिद्ध किया। इसकी वजह से नगरपालिका प्रधान कांता किरण को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। नगरपालिका बवानीखेड़ा में प्रधान कांता किरण जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 10 पार्षदों के द्वारा, जिसकी आज डेट थी 12। उससे पहले वो कोर्ट में गए थे 10 तारीख को, कोर्ट में केस डिसमिस हो गया। उसके बाद 12 तारीख को आज चुनाव हुआ। वो 5 पार्षद पहुँचे नहीं, 10 पहुँचे थे और 10 ने ध्वनि मतदान और गुप्त मतदान दोनों तरह से किया और 10 वोटों से अविश्वास पारित हो गया है। कितने टोटल 15 पार्षद हैं नगरपालिका बवानीखेड़ा में। आगे के लिए किस प्रकार की प्रोसीडिंग अपनाई जानी है? आप आगे के लिए एडीसी साहब को नियुक्त किया गया था इस पूरे चुनाव के लिए। एडीसी साहब ने प्रोसीडिंग बुक लिख के डीसी साहब को भेज दी है। उसके बाद डीसी साहब जो डेट देंगे, वो डीसी साहब एक्ट के हिसाब से जो डेट देंगे उसको मद्देनजर रखते हुए हम चेयरमैन अपना चुनेंगे। सर अविश्वास 10 पार्षद आए, विपक्ष वाले नहीं आए, समय पे कोई नहीं पहुंचा। हाँ जी। और दूसरी बात, हम देखो इस चीज़ को ये मानते हैं कि वो महिला होने के नाते हम उसका भी रिगार्ड करते हैं। और हम इस जो गांव का एक मुद्दा था, उस मुद्दे पे जो चर्चा का विषय था, वो बवानीखेड़ा नगरपालिका में विकास कार्य की तरफ बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे जो अभी पार्षद हैं। और एक वार्ड का जो पार्षद है वही इस भूमिका में चेयरमैन रहेगा, हर पार्षद। उधर महेंद्रगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से रामविलास शर्मा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के मुताबिक काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 650 बसें बेटियों के लिए चलाई गई हैं, जिनके माध्यम से वे अपने शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच सकती हैं। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक बिरादरी के नहीं, भारत के लाल थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के सामुदायिक केंद्र के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की और सतनाली कॉलेज के लिए स्पेशल बस चलाने की घोषणा की। सतनाली महाराणा प्रताप भवन का जो आज आयोजन रखा है तो सरकारी कर्म था और महाराणा प्रताप किसी एक समाज राजपूत के नहीं, 36 बिरादरी और महाराणा प्रताप ने देश की रक्षा करी थी, कोई विशेष एक बिरादरी नहीं करी। ऐसे भवन के आज जो हम सब लोग धर्मवीर जी हैं, रामलाल शर्मा जी, तो उसका जो भवन का जो निर्माण है उसके सभी हम लोग हैं जल्दी जल्दी भवन का निर्माण पूरा हो और जल्दी जल्दी बनके तैयार हो। आज आपने ग्रांट राशि की घोषणा की नहीं, जो मेरी शैक्षिक ग्रांट राशि 21 लाख रुपये उसमें दिए हैं इस भवन के निर्माण के लिए और जो भी आगे जरूरत पड़ेगी फिर हम करेंगे। जिस प्रकार से आज आपने अवैध खनन की बात की, तो यमुना नगर के अंदर बहुत बड़ा अवैध नहीं, ऐसा नहीं। यमुना नगर 54 लाख रुपए डेली की सरकार को रॉयल्टी मिलती है। अवैध खनन होते हैं जिसकी रॉयल्टी नहीं होती, पर जब हम एक ही जिले से 54 लाख रुपए लेते हैं तो खनन भी होगा। जो 54 लाख एक जिले तो खनन भी 3 करोड़ का होगा डेली का। तो ऐसा नहीं, हरियाणा में अवैध खनन नहीं होने देंगे। और कोई हो तो प्रमाणित करके हम उसका इलाज करेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंडित मूलचंद शर्मा हमारे बीच में आए, हमारे निवेदन पर आए और चौधरी धर्मवीर हमारे सांसद, बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश, पूरी बीजेपी यहाँ पर आज कार्यक्रम में आई महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन के लिए। और पंडित मूलचंद जी ने, धर्मवीर जी ने, सबने इसकी आधारशिला धर्मवीर जी ने हमने रखी थी, ये पूरा होगा बहुत जल्दी पूरा। वहीं असमों की डायरेक्ट भर्ती के विरोध में समेत कई मांगों को लेकर के हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स 2 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इससे सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आए मरीजों को 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा। पानीपत में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी में भीड़ लग गई। मरीजों की भीड़ बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए और आम मरीज इलाज के लिए इमरजेंसी ओपीडी में पहुंच गए। तो सोनीपत में ओपीडी बंद कर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। इससे मरीजों को परेशानी हुई। असम पद की डायरेक्ट भर्ती के खिलाफ डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई। डॉक्टर्स की हड़ताल की 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, सिरसा और उसके साथ साथ फतेहाबाद और भिवानी की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम जगहों पर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है चरमराती हुई नजर आई। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया, इसकी वजह से भी मरीजों के परिजन और मरीज परेशान होते हुए दिखाई दिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार डॉक्टर्स ने अपनी किन मांगों को लेकर के 2 घंटे तक हड़ताल की। दरअसल डॉक्टर डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती का विरोध कर रहे हैं, साथ ही उनकी स्पेशल कैडर बनाने की मांग भी है और इसके अलावा पीजी कोर्स में 40% आरक्षण की मांग भी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। तो डॉक्टर्स की मांगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती का विरोध डॉक्टर्स की तरफ से किया गया और इसी को लेकर के अलग अलग जगहों पर सभी जगह पर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। स्पेशल कैडर बनाने की मांग डॉक्टरों की है, तो कई मांगे डॉक्टरों की और इन मांगों को लेकर के डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए। 2 घंटे तक डॉक्टर्स ने काम रोक दिया, इसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीजी कोर्स में 40% आरक्षण की मांग भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले को लेकर दिल्ली की स्पेशल टीम ने द्वारका से मुख्य आरोपी कोच सचिन और उसके साथी पवन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर सोनीपत पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सुशील पहलवान अखाड़े में निशा दहिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। निशा दहिया के साथ उसके भाई सूरज की भी हत्या हो गई थी। हत्या की वजह ये थी कि कहीं न कहीं पवन और सचिन, जो आज सुबह तड़के ही स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी के तौर पे हैं। ये दोनों उसी अखाड़े में समय मौजूद थे और अचानक ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। करीबन 8 से 10 गोलियां निशा दहिया को लगी। निशा दहिया की मौके पर मौत हो गई और 3 से 4 गोलियां जो है उसके भाई सूरज को लगी। सूरज की भी मौत हो गई थी। एक गोली जो उसकी माँ को लगी थी, माँ का अभी इलाज चल रहा है, मामला सीरियस है, लेकिन फिलहाल ठीक 2 दिनों बाद ही स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पवन और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन बताया जा रहा है कि पहले से भी कई आरोपों में लिप्त पाया गया था। हरियाणा में उसके खिलाफ रोहतक या खरगोड़ा में कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में जब ये निशा की हत्या के बाद पता चला, पुलिस ने तहकीकात शुरू की और पुलिस को तहकीकात करने पर पता चला कि ये दोनों द्वारका में रहते हैं और द्वारका में रहने के बाद से दबिश बनाई गई। दबिश बनाने के बाद से इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों पे इनामी बदमाशों पे 1 लाख रुपए का इनाम भी था और इसी वजह से ये तमाम तरह से जो वारदात ये दोनों कर रहे थे, इसको आज कहीं ना कहीं पुलिस ने अंजाम दिया है। अब रोहिणी कोर्ट में इनकी पेशी है। रोहिणी कोर्ट में पेशी होने के बाद से देखना दिलचस्प होगा क्या पुलिस इनकी पेशी की डिमांड करती है या फिर इन्हें जेसी में भेज दिया जाता है। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर सोनीपत में रेसलर हत्याकांड के आरोपी कोच की पत्नी सुजाता और साले अमित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी कोच की पत्नी सुजाता को 1 दिन और अमित को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस कोशिश करेगी कि इस हत्याकांड के पीछे का सच सामने ला सकें। शुरुआती जांच में रेसलर निशा दहिया से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया था। अमित वो पेश किया गया था। अमित का 5 दिन का रिमांड लिखा था, 3 दिन का रिमांड मिला कोर्ट से और महिला का 2 दिन का था, 1 दिन का रिमांड मिला। क्या नाम था? सुजाता। अच्छा, क्या आरोप है? ये जो हलालपुर में मर्डर हुआ था उसमें बाई नेम एक्यूज है। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, गहनता से पूछताछ की जाएगी। सर, कुछ बरामदगी अब तक हुई है? अभी बरामदगी नहीं हुई, रिमांड लिया, गहनता से पूछताछ करेगा, जाके तफ्तीश में आएगा, बरामदगी की जाएगी। अभी तक क्या कुछ सामने आ रहा है सर? अभी ये तफ्तीश का है, तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश में जैसा आएगा। तो वहीं गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके से करोड़ों की चोरी मामले में एसटीएफ टीम ने चोरी के मास्टरमाइंड 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले का खुलासा किया है कि आखिरकार कैसे डॉक्टर्स समेत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात कर्मचारी और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के साथ मिलकर पूरी साजिश को रचा गया। एसटीएफ चीफ की माने तो इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार आरोपियों से 1 करोड़ 90 लाख कैश, 1.25 करोड़ कीमत का 3 किलो गोल्ड और 45 लाख कीमत के US डॉलर्स बरामद किए गए हैं। दरअसल कंपनी ने खेड़की दौला थाने में चोरी की वारदात दर्ज करवाई थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात कर्मचारी को गिरफ्तार कर नाम मात्र की रिकवरी दिखाकर मामले में लीपापोती की थी।
जांच से संतुष्ट ना होकर डीजीपी ने जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। उनके कन्फेशन में एक खुद इन्होंने इनको पैसा देने का भी कन्फेस किया है डॉक्टर नवल को, और डॉक्टर नवल इनको कहना भी उन्होंने कन्फेस किया थे। हमारा 4 लोगों का टीम है, जो डॉक्टर नवल है और जीपी सिंह है। इनकी क्या भूमिका निकल के आई? जीपी सिंह और विकास गुलिया और विकास लगरपुरिया, ये 4 लोगों का टीम इस चोरी का पूरा कॉन्स्पिरेसी किया था। इनका भूमिका ऐसा था कि पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन जीपी सिंह के पास था, जो पहले गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था शाम करके एक अक्यूज्ड, उसने जीपी सिंह से शेयर किया है। जीपी सिंह ने डॉक्टर नवल से शेयर किया है। डॉक्टर नवल ने आगे फिर सलाह इसको दिया है विकास लगरपुरिया को। विकास लगरपुरिया को ये 4 साल से जानते थे डॉक्टर नवल। जो विकास लगरपुरिया का जो चाचा है वही इनके पास ड्राइवर था, जोगिंदर। तो वो जानते हैं, इस कारण से ड्राइवर है, ये नहीं कि ये ड्राइवर है इस कारण से वो जानते हैं। सो विकास लगरपुरिया को जानते थे, तभी उसका चाचा यहाँ ड्राइवर हुआ। तो फिर वो इन्होंने उनको बोला, सो आपस में एग्री किया है कि चोरी कराओ, फिर हम आपस में बांट लेते हैं। अभी तक जो सामने आई है यही पिक्चर सामने आई है। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।